हेलो साथियों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी पर। ये संविधान का 5वां वीडियो है। इससे पहले संविधान के 4 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं और ये 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान में उपस्थित मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन अवश्य दबाएंगे, जिससे कि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। पिछली वीडियो में हम मूल अधिकार, संघ तथा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मौलिक अधिकार के बारे में बात कर चुके थे। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो बात करेंगे मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। तो अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का कानून है। अस्पृश्यता का कानून क्या होता है? तो अस्पृश्यता के कानून को समझेंगे। छुआछूत मतलब किसी को भी जाति या किसी भी छूने के संबंधित छूने से उसको अलग नहीं किया जा सकता। ये है आपका छुआछूत का कानून। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। ये क्या होता है? सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ये होता है उपाधियों का अंत। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ये उपाधियों के अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। बात करें भारत सरकार द्वारा जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री तथा सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आदि जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ये अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। सभी लोग याद रखेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग नोट करके चलेंगे। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध संरक्षण का अधिकार है। अब ये क्या होता है इसको डिटेल में समझेंगे। अनुच्छेद जो 20 है इसमें इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसे 2 बार, एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा दी जाए। अपराध करने के दूसरा इसका जो स्वतंत्रता है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए हम लोग दबाव नहीं दे सकते। ये दूसरी स्वतंत्रता है। तीसरी स्वतंत्रता है अपराध करने के समय जो कानून होगा उसी के अनुसार सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई नया कानून बन गया है तो उसके अनुसार उसको सज़ा दी जाए। जो पहले कानून था उसी के अनुसार उसको सज़ा दी जाएगी। तो ये आता है आपका अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। बात करें अनुच्छेद 21 की तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होती है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ये आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होती है। अब बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो ये अनुच्छेद 32 में डिस्कस है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अनुसार 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। अब ये की किसके द्वारा जाती हैं तो सब लोग याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय इन रिटों को जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय इन रिटों को जारी करता है। ये 5 रिटें होती हैं, सबको डिस्कस करेंगे। पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। ये क्या होती है? 24 घंटे के अंदर अपराधी को कोर्ट में पेश करना होता है। कोई भी अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी जो किसी व्यक्ति को पकड़ के लाता है और उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अलावा समझेंगे अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा और इसके बाद होता है प्रतिषेध लेख, परमादेश और उत्प्रेषण। ये आपके होते हैं। समझेंगे उत्प्रेषण क्या होता है। तो उत्प्रेषण की बात करें तो अधीनस्थ न्यायालयों को हिदायत निर्देश दिया जाता है कि वे अपने आसपास
आसपास लंबित मुकदमों के न्याय परिणयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। कहने का मतलब ये है कि छोटे न्यायालयों को ये आदेश दिया जाता है कि उनके अधिकार क्षेत्र का जो कार्य है सिर्फ वही करें और अपने अधिकार से आगे क्षेत्र का कार्य वो ना करें। ये आपका आता है उत्प्रेषण में। बात करें अधिकार प्रेक्षा की, तो अधिकार प्रेक्षा के अंतर्गत यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायालयों न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला अनेक अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ये आता है अधिकार प्रेक्षा में। तो क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है कि संविधान में कितने प्रकार की रिट हैं, तो याद रखेंगे संविधान में 5 प्रकार की रिटें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, प्रतिषेध लेख, परमादेश और उत्प्रेषण। अब यह क्वेश्चन ऐसे भी आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका भाग 4। भाग 4 में बात करें तो नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य स्थापित करेगा। कोई कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की छूट जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के अधीन दी गई है। बात करें अनुच्छेद 40 की, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग टिक करके चलेंगे। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। बात करें अनुच्छेद 48 का की, तो वन संरक्षण एवं संवर्धन पर्यावरण हेतु प्रावधान है। ईवीएस में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वन संरक्षण, संवर्धन एवं पर्यावरण हेतु प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 48 का में है वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम। अगला जो अनुच्छेद है आपका वो है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये है। तो ये हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ईवीएस में और संविधान में पूछ लेता है कि अनुच्छेद 51 में हिंदी को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद के तहत है? तो 351 के अनुसार हिंदी को प्रोत्साहन दिया जाता है। बात करें अनुच्छेद 50 का की, तो अनुच्छेद 50 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। ये 350 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, तो भाग 4 का मूल कर्तव्य। भाग 4 का में मूल कर्तव्य हैं और मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया है। बात करें मूल कर्तव्यों की, तो वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं 11 मूल कर्तव्य हैं, सभी लोग याद रखेंगे। मूल अधिकार कितने थे? मौलिक अधिकार 6 हैं वर्तमान में और मूल कर्तव्य 11 हैं। ये मूल कर्तव्य जो जोड़े गए हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया है। इनकी संख्या 11 है, सभी लोग याद रखेंगे। 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा है। अगर यहाँ से वो पूछ दे किस अनुच्छेद के तहत है, तो याद रखेंगे 21, अनुच्छेद 21 के तहत ये प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अगला है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, इनको याद रखेंगे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राज्य की अखंडता नामक 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो पूछा जाता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के बाद 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन कल भी डिस्कस किया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के संपत्ति के अधिकार में जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका भाग 5। भाग 5 में संघ का वर्णन है। तो भाग 5 की बात करें तो अनुच्छेद 52 से 151 अनुच्छेद तक संघ है। इसमें बात करेंगे राष्ट्रपति की। आज बात करेंगे राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग याद रखेंगे। राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। बात करें
राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है अनुच्छेद 53 के अनुसार। अनुच्छेद 53 में वर्णित है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अब बात करें राष्ट्रपति के चुनाव की, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा याद कैसे रखेंगे, तीनों में पीछे सभा सभा है। एक आपका विधान परिषद होता है, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे सभा सभा जिनके पीछे है वो सभी इसमें भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद होती है, तो विधान परिषद के इसमें सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, याद रखेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, याद रखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के अंतर्गत होता है, तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के अंतर्गत होता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में आने वाले विवादों को कौन निपटाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है, सब लोग याद रखेंगे। राष्ट्रपति सभी स्वतंत्र नियुक्तियां करते हैं, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संसद सदनों में मनोनयन करने का अधिकार है, ये यहाँ पे गलत हो गया, संसद नहीं है यहाँ पे, संसद नहीं है, सदस्य सदनों में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को तथा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वित्तीय आपात की बात करें तो अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बात करें तो 25 अनुमोदक और 25 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 25 अनुमोदक तथा 25 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनको देख के चलेंगे। अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो बात करें अनुच्छेद 61 की, तो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, सभी लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला है आपका अनुच्छेद 72, तो मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति है। अगर किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है तो राष्ट्रपति चाहें तो उसको क्षमादान दे सकते हैं। मृत्यु दंड के लिए क्षमादान देने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 111 की बात करें तो राष्ट्रपति को वीटो पावर अनुच्छेद 111 के अनुसार मिलते हैं। पूछा जा सकता है कितने वीटो पावर राष्ट्रपति को मिले हुए हैं, तो 3 वीटो पावर मिले हैं। शॉर्ट में इनको देख के चलेंगे। 3 वीटो पावर कौन से, आंतरिक वीटो पावर, निलंबकारी वीटो पावर, जेबी वीटो पावर, ये 3 प्रकार के वीटो पावर इनको मिले हुए हैं। अगले चलते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यहाँ पे वही अनुच्छेद लिए गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आए दिन पेपरों में आते रहते हैं। अनुच्छेद 280 की बात करें तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। सब याद रखेंगे, 280 में वित्त आयोग का गठन है। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। धन विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 110, इसको याद करने की ट्रिक ये है, धन विधेयक 10, इसमें 10 आ रहा है और इधर धन आ रहा है, तो ऐसे याद रखेंगे धन विधेयक मतलब 10, 110 अनुच्छेद में धन विधेयक का वर्णन है। अनुच्छेद 108 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जैसे कि अभी बताया था, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियनों को इंडियन मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, सभी लोग याद रखेंगे, ये याद रखना जरूरी है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जी द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो पहले ये 1.5 लाख हुआ करता था, 1.5 लाख रुपए पर महीने, परंतु ये अब बढ़कर 5 लाख हो गया है। तो राष्ट्रपति जी के वेतन की बात करें तो 5 लाख रुपए प्रति महीने इनको वेतन मिलता है। पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे जो लिया गया है, ऐसे
पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे थे, तो इनका नाम था एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे थे। ये क्यों बैठे थे? क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति थी। उस टाइम न राष्ट्रपति थे और ना ही उपराष्ट्रपति थे, इसलिए इनको गद्दी पर बैठना पड़ा। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं, निर्विरोध चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति को देखेंगे। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 याद रखेंगे, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 में इनका वर्णन है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? It's 9:32 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. उपराष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष के बराबर होता है। इनका वेतन 4 लाख होता है, अनुच्छेद 97 में इसका वर्णन है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति महीने और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख प्रति महीने।